हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से 1872 की सेक्शन 18, 19, 20 को 18, 19 और 20 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 स्वीकृति, उसका एक पार्ट है। ये स्वीकृति के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने के पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे पहले वाली वीडियो का स्वीकृति क्या होती है। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे 18, 19, 20 को। स्वीकृति की पूरी परिभाषा यदि हम देखें, पूर्ण रूप से यदि परिभाषा देखें तो 17, 18, 19, 20 ये चारों सेक्शन हमें पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन ये बनता है कि स्वीकृति की जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 17 में दी गई है, 17 में दी गई है, लेकिन पूर्ण जो परिभाषा उसकी होगी वो 17, 18, 19, 20 को साथ पढ़कर होगी। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 17 में हमने पढ़ी क्या, एडमिशन के बारे में, स्वीकृति के बारे में। चैप्टर 2 के अंदर है ये 5 से लेकर 55 तक जो सेक्शन दी गई है चैप्टर 2 में, वो पूरी सेक्शन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर है, कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है, सेक्शन 5 ने हमें बताया कि केवल 2 चीज़ों का ही हम एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य, जिन तथ्यों पर विवाद है, और रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे, जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक बताया गया है। तो स्वीकृति वे चीज़ें हैं जो रेलिवेंट होगी और जिनका एविडेंस दिया जा सकेगा कोर्ट में। स्वीकृति जब हमने सेक्शन 17 में पढ़ी थी तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि स्टेटमेंट है। स्वीकृति क्या है, स्टेटमेंट है। और किन तरह के स्टेटमेंट है, 3 तरह के, मौखिक कथन या दस्तावेजी कथन या क्या, इलेक्ट्रॉनिक कथन। तो ये तीनों जो हैं कथन, वो हमने क्या समझा, इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, ये कथन एडमिशन होंगे, स्वीकृति होंगे, लेकिन केवल कथन ही स्वीकृति नहीं होंगे, स्टेटमेंट ही स्वीकृति नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये कथन कैसे होने चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई स्टेटमेंट, मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई थी हमें 17 में, कि ये कथन ऐसे होने चाहिए जो फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान को इंगित करते हो। ठीक है, हमने एक लिया था उदाहरण कि ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की है, तो उस समय, उस टाइम बी के साथ वो जाते हुए देखा गया, बी के साथ गया मर्डर से पहले, ठीक है, उसकी मौत से पहले। तो यहाँ इस ए ने ये बात कही थी, ये कथन किया था गांव वालों के सामने या और किसी के सामने कि क्या ये उस दिन मेरे साथ गया था, बी जो है गया था मेरे साथ। तो ये कथन क्या है, स्वीकृति है। यदि ये अपराध स्वीकार कर लेता है कि हाँ वो मेरे साथ गया था और मैंने उसका वहां जाकर इस तरह से मर्डर कर दिया, तो ये क्या होगा, कन्फेशन होगा, संस्वीकृति होगी, कन्फेशन। लेकिन यदि उसके अलावा ये रेलिवेंट जो फैक्ट है वो स्वीकार करता है तो वे होंगे स्वीकृति। तो ठीक है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट जो फैक्ट है उनके बारे में यदि अनुमान इंगित करते हैं, जैसे ये कह रहा है कि वो मेरे साथ गया था, तो इससे आइडिया लगेगा कि हाँ भाई मर्डर इसने किया होगा, तो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की तरफ अनुमान को इंगित करते हैं वे कथन। तो पहली चीज स्टेटमेंट, मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक होने से। दूसरी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करते हो। और तीसरी चीज वहां है कि कौन व्यक्ति ये स्वीकृति दे सकता है। ऐसा नहीं है सभी जो कथन कहेंगे, सभी स्टेटमेंट देंगे, उन सभी के जो है एडमिशन माना जाएगा और उनको कोर्ट में एविडेंस उनका होगा, ऐसा नहीं है। कौन व्यक्ति दे सकेंगे वो बताया गया हमें सेक्शन 18, 19 और 20 में, कौन व्यक्ति। और फोर्थ बात क्या है, किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में। ठीक है, किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में।
में दी जा सकेगी। तो ये 4 चीज़ें हमें सेक्शन 17 में पता चली कि स्टेटमेंट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करते हो। तीसरी, कौन व्यक्ति दे सकता है, ये 18, 19, 20 बताएगा। परिस्थिति कौन सी होगी, ये भी 18, 19, 20 बताएगा, जिनको हम क्या मानेंगे, एडमिशन मानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, 18, 19 और 20 आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 में कुल मिलाकर 5 बातें दी गई हैं, कुल मिलाकर 5 बातें दी गई है। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है सेक्शन 18 का, उसमें 3 चीजें पढ़ेंगे और फिर 18 की सब सेक्शन 1 और 18 की सब सेक्शन 2। ये 18 बताएगा हमें कि कौन कौन व्यक्ति स्वीकृति दे सकते हैं, जिनको स्वीकृति माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा और वो रेलिवेंट होंगे, कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकेगा। ठीक है, 18 में सबसे पहला जो है वो बताते हैं कि पक्षकार, कोई भी पक्षकार जो है वो स्वीकृति दे सकता है, वादी या प्रतिवादी, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। तो वे क्या कर सकते हैं, वे एडमिशन दे सकते हैं और उनका दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा, पहली चीज, और वो एडमिशन कोर्ट में जो है मान्य होगा। ठीक है, कोर्ट में उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। तो फर्स्ट चीज क्या है, पक्षकार दे सकते हैं, वादी हो प्रतिवादी हो। अब यहाँ एक नया सवाल उठता है कि यदि कोई वाद ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा वादी है या एक से ज्यादा प्रतिवादी है तो क्या होगा। तो स्वीकृति जो है वो हितबद्ध होने की हैसियत से दी जाएगी। यदि उस विवाद जिस विषय वस्तु पे है उसके बारे में दी है किसी ने, ठीक है, जहां एक से ज्यादा हो, जहां एक से ज्यादा प्रतिवादी हो, ठीक है, या एक से ज्यादा वादी हो, तो उस बारे में बता रहा हूं कि यदि विवादित विषय वस्तु के बारे में दी गई हो स्वीकृति, और दूसरी चीज वो हितबद्ध होने की हैसियत से दी गई हो। ठीक है, तो पहली चीज पक्षकार आ गए इसमें। फिर दूसरी इन्होंने बताया कि पक्षकारों के एजेंट जो होते हैं। अब एजेंट आप जैसे वकील है या और तरह से आप ले सकते हो, इसको एक उदाहरण द्वारा भी हम समझेंगे। लेकिन इसमें एजेंट में 2 तरीके के बताए गए हैं। पहले वे जिसने ओनर ने, स्वामी ने उनको ऑथोराइज किया हो, प्राधिकृत किया हो कि ये मेरे एजेंट है। ठीक है, जिसको ओनर ने ऑथोराइज किया हो या जिसको कोर्ट माने कि स्वामी ने उन्हें ऑथोराइज किया है। पहली चीज स्वामी ने ऑथोराइज किया हो, दूसरी चीज कोर्ट मान ले कि भाई हाँ इसको, इस व्यक्ति को एजेंट ऑथोराइज किया। अब ये ऑथोराइजेशन प्राधिकृत जिसको किया है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, अभिव्यक्त किए हुए या विविक्षित छुपे हुए। ठीक है, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो एजेंट कैसे हो सकते हैं, या तो ओनर द्वारा ऑथोराइज किए हो या कोर्ट उसे मानता हो ये ऑथोराइज किए गए हैं। तो इसमें एक हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ए है, ए के मकान है यहाँ जो इसने रेंट पर दिए हुए हैं, और बी को इसने एजेंट रखा हुआ है कि भाई इन व्यक्तियों से तू इन घर का जो है रेंट वसूल करेगा और मुझे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एजेंट हो गया ए का। ए का क्या हुआ, एजेंट हुआ यहाँ। तो इसके द्वारा जो कथन कहे जाएंगे इस वाद के सिलसिले में, रेंट के वाद के सिलसिले में, तो वे कथन जो है स्वीकृत माने जाएंगे, स्वीकृति मानी जाएगी और उनका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। ठीक है, और ये केस क्या है, ये केस है राम साहे वर्सेज जयप्रकाश। ये केस है राम साहे वर्सेज जयप्रकाश का, यही रेंट वाला। तो एजेंट हो गया। अब तीसरी चीज इसमें दी गई है कि जो प्रतिनिधिक हैसियत से, प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि हैसियत
रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी स्वीकृति। जो प्रतिनिधि, जैसे पूरे एक वाद लय किसी भी कम्युनिटी का, तो उसका जो प्रतिनिधि हैसियत रखता है उसके जो कथन होंगे या उसके ये कथन होंगे जो, वे स्वीकृति कम माने जाएंगे। तो प्रतिनिधि हैसियत कौन व्यक्ति रख सकता है? कोई न्यासी हो, ठीक है, न्यासी हो सकता है, निष्पादक हो सकता है, एग्जीक्यूटर, या कोई प्रशासक हो सकता है, ठीक है। इस तरह के जो प्रतिनिधि हैसियत रखते हैं, तो जब वो प्रतिनिधि हैसियत रखता है वो आदमी, उस टाइम पीरियड के जो उसके कथन होंगे वे स्वीकृति माने जाएंगे। और यदि वो प्रतिनिधिक हैसियत नहीं रखता है उस समय तो नहीं माने जाएंगे। यानी जिस पीरियड में वो हैसियत रखता है ऐसी प्रतिनिधित्व करने की, उस पीरियड के जो कथन है वो ही इसमें क्या माने जाएंगे? स्वीकृति माने जाएंगे, और वो सेक्शन 5 के तहत दिए जा सकेंगे कोर्ट में एविडेंस, ठीक है। तो ये हमारी 3 जो चीज़ें हैं ये इसके 18 के पास्ट फर्स्ट में बताई गई है। अब जो 18 की सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है, ये तीनों चीजें तो ये थी कि ये कोई तीसरे व्यक्ति नहीं थे। अब ये जो 2 सबसेक्शन दिए हैं, तो ये तीसरे व्यक्ति द्वारा, तीसरा व्यक्ति जब स्वीकृति देगा वो उसके ऊपर है ये दोनों सबसेक्शन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है जो धनीय सांपितिक हित जो रखता है व्यक्ति, धनीय या सांपितिक हित जो उसमें रखता है, जिसके ऊपर क्या है, विवाद है। धनीय या सांपत्तिक हित जो रखता है, जैसे किसी चीज का विवाद चला हुआ है, उस विषय वस्तु में जिसका धनीय हित है या सांपत्तिक हित है, वो अगर स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट क्या होंगे, स्वीकृति माने जाएंगे और उनका एविडेंस दिया जा सकेगा। जैसे एक जमीन है जिस पर वाद है, ठीक है, इस जमीन पर विवाद है, तो जो इसके ओनर है वो जॉइंट ओनर है, कई ओनर है, तो एक ओनर द्वारा ये कहा गया है कि भाई 1/3 भाग इस व्यक्ति का था दूसरे का, ठीक है। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हो गया और 1/3 भाग को वो मानता है। तो ये जो है, क्योंकि उसका मॉनिटरी और पेक्युलरी हित की बात ये करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, मॉनिटरी या पेक्युलरी इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यदि वो मानता है कि भाई उसने कथन किया कि भाई 1/3 भाग दूसरे व्यक्ति का था, वो ओनर है 1/3 भाग का, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, एडमिशन होगा, स्वीकृति मानी जाएगी। अब 18(2) में इसमें ये जो केस है 1/3 का, ये केस है राजकुमार बनाम ऑफिशियल रिसीवर का ये केस है, जमीन वाला राजकुमार बनाम ऑफिशियल रिसीवर। अब 18(2) में बात करता है दूसरे में कि जिन से पक्षकारों ने हित प्राप्त किया है, जिनसे पक्षकारों ने हित प्राप्त किया है, उनके जो कथन है वो स्वीकृति का कैसे माने जाएंगे, उनके कथन स्वीकृति माने जाएंगे जिनसे पक्षकारों ने हित प्राप्त किया हो। जैसे एक जमीन है ए की, इस पर बी वाद लाता है कि ये जमीन तो मेरी है, इस पर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा हित है। ए का फादर है जेड, ठीक है, तो ए का फादर जेड है जिससे इसको ये जमीन मिली। जेड यहाँ स्टेटमेंट देता है, इससे देखिए पक्षकारों के ने हित प्राप्त किया है, तो इससे हित प्राप्त किया, अपने पिता से हित प्राप्त किया ए ने, और इस जमीन के ऊपर वाद है। तो जेड के द्वारा कथन किया गया कोर्ट में कि भाई मेरा इसमें कोई हित नहीं है, इस जमीन में, ये मेरी जमीन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ
इसके द्वारा जो किए गए स्टेटमेंट है ये स्वीकृति मानी जाएगी, एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि इसने इसी से प्राप्त किया है और ये कह रहा है कि भाई मेरा कोई हित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है स्वीकृति मानी जाएगी। और ये केस है तुले वर्सेज रो का, यही केस तुले वर्सेज रो का केस है, ये इंग्लिश केस है 1834 का, 1834 का। तो पक्षकारों ने जिससे हित प्राप्त किया है वो क्या है, वो स्वीकृति मानी जाएगी और उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो 18 में हमने सीखी 5 चीजें। पक्षकार दे सकते हैं स्वीकृति, उनके एजेंट दे सकते हैं, प्रतिनिधि हैसियत रखने वाला वो व्यक्ति दे सकता है जो उस टाइम प्रतिनिधि की हैसियत रखता हो। यदि उस टाइम में उसने स्टेटमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसका स्टेटमेंट स्वीकृति नहीं माना जाएगा। 18(1) जो सब सेक्शन है उसमें कहा कि जो मॉनिटरी या पेक्यूलरी इंटरेस्ट रखते हैं वो उनके द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट है वो स्वीकृति मानी जाएगी, वो एडमिशन होंगे। और 18(2) में पक्षकारों से जिसे हित प्राप्त हुआ है उनके द्वारा कही गए कथन स्वीकृति मानी जाएगी। तो ये हमने 18 बड़ी आसानी सिंपल भाषा में सीखी। ठीक है, अब सेक्शन 18 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या हमें बताती है? सेक्शन 19 में हमें बताया गया है कि उन व्यक्तियों द्वारा एडमिशन, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तब जब पक्षकारों के अधिकार या दायित्व दूसरे के अधिकार या दायित्व पर क्या करता हो, दूसरे के दायित्व पर निर्भर करता हो। अब ये सेक्शन समझने के लिए हमें इसका इलिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। उस इलिस्ट्रेशन से यूपी जुडिशियरी एग्जाम में 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें इलिस्ट्रेशन क्या है कि ए एक व्यक्ति है जिसने बी को एजेंट बनाया हुआ है, किस लिए कि ये जो इसके घर हैं यहाँ या दुकानें हैं, इनसे रेंट लेना है बी को। ठीक है, और यहाँ रेंट लेता है CDEFGHI से, इन लोगों से रेंट रिसीव करता है इसके बिहाफ पर। ये दुकानें इसकी है लेकिन रेंट के लिए इसने ये क्या है, ये एजेंट रखा हुआ है। तो यहाँ ए सी पर वाद लाता है कि इसने मुझे रेंट नहीं दिया। ठीक है, तो बी कहता है कि भाई सी को जो है कोई रेंट देना नहीं था, सी को कोई रेंट देना नहीं था। ये एडमिशन होगा, इसका स्वीकृति मानी जाएगी क्योंकि ये एजेंट है। लेकिन यहां सी कहता है कि मुझे रेंट देना था, ए को कुछ रेंट है मेरा जो देना था। तो ये जो कथन है सी का, ये इसके खिलाफ, बी के खिलाफ होगा, स्वीकृति इसको मानी जाएगी। तो उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। ठीक है, अधिकार और दायित्व दूसरे के दायित्व पर निर्भर करता है। तो ये 19 सेक्शन में हमें बताया गया है कि इसका जो कथन है वो एडमिशन होगा किसके खिलाफ, इसके खिलाफ, इस वाद में। ठीक है, अब सेक्शन 20 देखते हैं। सेक्शन 20 है कि जो निर्दिष्ट व्यक्ति है, निर्दिष्ट जिसे किया गया है। ठीक है, रेफरी का सिद्धांत जो है वो सेक्शन 20 में है।
तो जिसको रेफर किया गया है, जिसको निर्दिष्ट किया गया है, उन व्यक्तियों द्वारा कथन, यानी मध्यस्थ जो होते हैं या रेफरी जो होते हैं, ठीक है, जिनको रेफर किया गया है उनके द्वारा किए गए कथन। और इसके इलिस्ट्रेशन से भी मेंस एग्जाम में, यूपी जुडिशियरी में या एक दो जगह और भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मध्यस्थों द्वारा कैसे, जैसे इसी का इलिस्ट्रेशन एक हम लेते हैं कि ए के पास बी आता है कि भाई घोड़ा दे दे अपना, तो एक बी पूछता है उससे भाई घोड़ा है क्या, घोड़े में क्या खासियत है, तो ए कहता है कि भाई सी है, वो सी खड़ा हुआ है, तो मुझसे पूछ लो, वो बता देगा, उसे सारा पता है इस घोड़े के बारे में, ठीक है। तो सी को रेफर कर दिया इन्होंने, सी यहाँ रेफर हो गया, निर्दिष्ट व्यक्ति हो गया, मध्यस्थ हो गया, तो सी के द्वारा जो कथन किए जाएंगे वो रेलिवेंट होंगे, ये सेक्शन बी कहता है। एक इससे संबंधित केस है के एन सिंह का, के एन सिंह बनाम सेक्रेटरी का केस है, के एन सिंह। ये इन्होंने क्या किया, के एन सिंह ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया सरकारी नौकरी से, लेकिन फिर कोर्ट में लगाया कि भाई ये तो दबाव में लिया है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध ये मुझसे लिया गया है, क्या, रिटायरमेंट। तो इसने कोर्ट में कहा कि यदि ये जो अधिकारी है ये मुझे ये कह दे, अपने मंदिर में जाके जो है कसम खा ले कि इसने जबरदस्ती नहीं दिलवाया है, तो मैं मान लूंगा। तो कोर्ट ने इस बात को माना और उस अधिकारी ने जाकर मंदिर में कसम खा ली, शपथ ली कि भाई इसने जो है अपनी इच्छा से लिया था, मेरा कोई दबाव नहीं था। तो कोर्ट ने इसको एडमिट किया, माना एडमिशन को उसको, और मान लिया कि हाँ भाई इसने वॉलंटरी लिया था। तो ये केएनसी का वाद है इस रेफरी के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो ये स्वीकृति है, दो पार्ट है, पहले ही और दूसरी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि दोनों आपने देखी है ये वीडियो, तो स्वीकृति के बारे में जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो कर पाएंगे आप। और मैं एक बार लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि स्वीकृति एडमिशन एक ऐसा टॉपिक है इसमें एविडेंस एक्ट में, जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मुझे, और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।